Now we will discuss number B, renal regulation of calcium in the body. कैल्शियम सेल के अंदर ज्यादा होगी, सेल के बाहर ज्यादा होगी? सेल के बाहर। गुड। कैल्शियम सेल के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, तो सेल के अंदर ज्यादा। हाँ, सेल के अंदर ज्यादा होती है कैल्शियम। ठीक है, ऑलमोस्ट 99% कैल्शियम जो है वो बोन्स के अंदर होती है और अबाउट 0.1% इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होती है और सेल के अंदर ऑलमोस्ट 1% होती है। ठीक हो गया, सेल के अंदर ऑलमोस्ट 1% होती है और 0.1% होती है एक्सेस फ्लूइड के अंदर और बोन के अंदर कितनी होती है? 99%। अगर ये प्लाज्मा के अंदर इससे बढ़ेगी उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरकैल्सीमिया। और कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोकैल्सीमिया। अब इस एबनॉर्मलिटी को जो है करेक्ट करने के लिए कौन सा आर्गन अपना रोल प्ले करता है? किडनी। अब किडनी कैसे करेगा? हम देखते हैं कि किडनी जो है ना, ये बेसिकली ये करता है पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से, पैराथायरॉयड हार्मोन की स्टिमुलेशन की वजह से। ठीक है, जब हाइपोकैल्सीमिया होगा उसके नतीजे में पीटीएच की सेक्रेशन ज्यादा होगी और पीटीएच क्या करता है? जी, पीटीएच फर्दर 3 प्रोसेस के थ्रू जो है कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है उसको मेंटेन रखता है। नंबर 1 पे ये क्या करेगा? नंबर 1 पे करेगा रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। पैराथायरॉयड हार्मोन की कब होगी ज्यादा? हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया। और नंबर 2 पे क्या करेगा? बाय एक्टिवेटिंग विटामिन डी। एंड नंबर 3 रेक्टली रीअब्जॉर्बिंग। when rectally reabsorption from the tubules। अब देखें बोन रिजॉर्प्शन के नतीजे में क्या होगा? जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं बोन के अंदर वो बोन टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेंगे और उसके नतीजे में फास्फेट और मिनरल्स जो है ना, डिफरेंट किस्म के मिनरल्स जो है ना वो रिलीज होंगे। वो मिनरल रिलीज होकर कहाँ पे आएंगे? एक्सेसुअल फ्लूइड के अंदर। जब यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया होगा, जब कैल्शियम की कमी होगी, जब यहाँ पे कैल्शियम की कमी होगी तो पीटीएच ज़्यादा सेक्रेट होगा। जब पीटीएच ज़्यादा सेक्रेट होगा तो ये क्या कराएगा? ये बोन की रिजॉर्प्शन कराएगा। जब बोन की रिजॉर्प्शन होगी तो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल हैं, ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन टिश्यू को डिसॉल्व करेंगे और उसके नतीजे में क्या होगा? मिनरल जो है वो बोन से कहाँ पे आएंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइपोकैल्सीमिया था वो दोबारा मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस दोबारा मेंटेन हो जाएगा। अब देखें, अब प्लाज्मा ट्यूब्यूल्स के अंदर कितने परसेंट रिजॉर्प्शन होगी? 65% ऑफ द फिल्टर्ड लोड ऑफ कैल्शियम। जितनी कैल्शियम यहाँ से फिल्टर आउट हो रही है उसका 65% प्लाज्मा ट्यूब्यूल में रिअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह से रिअब्सॉर्ब होता है। एक तो होता है पैरासेल्युलर पाथवे। What is paracellular pathway? The path between the adjacent cells. Between the adjacent cells. जो adjacent cells हैं इनके दिमाग में जो एरिया है ये paracellular pathway है। ठीक है, जहाँ से डिफ्यूज होगा। दूसरे पे क्या है? दूसरा है ट्रांससेलुलर pathway। This is the transcellular pathway। क्या होगा जी? यहाँ पे ये होगा यहाँ पर कैल्शियम एटीपेज
और इसके अलावा काउंटर ट्रांसपोर्ट होगी किस चीज़ की, कैल्शियम और सोडियम की। सोडियम सेल के अंदर मूव करेगा और कैल्शियम सेल के बाहर मूव करेगा, ठीक है। कौन से दो चैनल्स के थ्रू, एक तो सोडियम कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू और दूसरा एक्टिवली बाय द कैल्शियम एटीपीएस चैनल, ठीक है। कैल्शियम एटीपीएस पंप के थ्रू जो है क्या होगा, कैल्शियम जो है इंटरसेलुलर फ्लूइड से किधर आएगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखेंगे जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे जो पोटाशियम है वो भी 25 to 30% ही रीअब्जॉर्ब होती है पोटाशियम, सॉरी कैल्शियम, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में भी इसके बेसिकली थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में 25 to 30% जो है कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होती है और पोटाशियम की कितनी होती है जी, 25 to 30% इधर रीअब्जॉर्ब होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर, डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर जो है सेम इसी तरह रीअब्जॉर्प्शन होगी जिस तरह प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रही है। सेम यही वाला मैकेनिज्म होगा यहाँ पे भी। यहाँ पे भी जो है एटीपीएस पंप और सोडियम कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में भी जो है कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होगी इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कितने बजे आपने क्लास नहीं बुला ले? हाँ बैठ सकते हैं। पोटाशियम जो यहाँ पे 8% डिलीवर हुई थी और कैल्शियम सेम एज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जितनी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो रही है, सॉरी जो मैकेनिज्म प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन का है कैल्शियम का, वही मैकेनिज्म सेम जो है डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर भी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए एक्सक्रीशन, इसकी एक्सक्रीशन कितनी होती है, यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी एक्सक्रीशन रीनल ट्यूब्यूल से बिल्कुल जीरो है। तो आपने टिक किस पे लगाना है, कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम जो है बिल्कुल 0% एक्सक्रीट होता है फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। ये एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी जो एक्सक्रीशन है, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, एक्सक्रीशन 0% है फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, वो कौन सा मॉलिक्यूल है, कैल्शियम। कैल्शियम जो है ना ये या तो फिल्टर आउट होता है और रीअब्जॉर्ब होता है, इसकी एक्सक्रीशन नहीं है, ठीक हो गया कैल्शियम की। कैल्शियम की एक्सक्रीशन क्यों नहीं? क्योंकि कैल्शियम जो है ना वो अगर 100% आ रहा है, फिल्टर आउट हो रहा है तो 100% ही रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये एक्सक्रीट आउट नहीं होता रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, जबकि वर्किंग बैक में पहुंचता है तो ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स में जाके इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कैसे हो जाती है? डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कैसे हो जाती है, किस चीज़ की, कैल्शियम की जितनी प्रॉक्सिमल। हाँ, ये जो दूसरा पॉइंट है एक्टिवेटिंग विटामिन डी, ये विटामिन डी को ये पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट करेगा। तो विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी 3 क्या करता है, विटामिन डी 3 मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कराता है किस चीज़ की, कैल्शियम की फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक हो गया। उसके बाद देखें, उसके बाद डायरेक्टली रीअब्जॉर्प्शन, ये डायरेक्टली भी जो है ना रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किस चीज़ की, कैल्शियम की फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक हो गया। नंबर 1 में ये क्या करा रहा है, रिजर्वेशन ऑफ बोन। उस बोन के नतीजे में बोन के जो टिश्यूज हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, उसके नतीजे में क्या हो रहा है, मिनरल्स और कैल्शियम जो है बोन से किधर आ रहे हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। और सेम ये क्या कर रहा है जी, इसके अलावा नंबर 2 पे ये एक्टिवेट कर रहा है विटामिन डी को, और विटामिन डी को जब एक्टिवेट करता है तो वो विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। जब विटामिन D3 बनता है तो क्या होता है जी, कैल्शियम की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है।
और उसके बाद क्या करता है जी, ये डायरेक्टली भी जो है ना रीनल ट्यूब्यूल से डी एब्जॉर्प्शन करवाता है। हम कहते हैं ना कि सन में विटामिन डी होता है, ठीक है, जो सन का विटामिन डी होता है उसे हम कहते हैं कि बोन जो है ना वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो क्या क्या होता है, वो विटामिन डी जो है मैक्सिमम जो है, जो खुराक में कैल्शियम खाते हैं उसकी मैक्सिमम इंटेस्टाइनल री एब्जॉर्प्शन करवाता है। जब मैक्सिमम डी एब्जॉर्प्शन करवाता है तो मैक्सिमम जो है कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर यूज़ होती है और वो मैक्सिमम बोन्स के अंदर डिपॉजिट होती है। ठीक हो गया, इसका ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। अब मैं इसका चलते हैं नंबर सी पे, रीनल मैकेनिज्म। आप कौन सी क्लास में? किस चीज़ के लिए? तो आप लोग कौन सा ग्रुप है? मेरा तो जेन 26। तो आज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बैठ इधर ही क्लास में आप लोगों ने। हाँ पीछे का तो ठीक है, बैठे जो मैं मान लेंगे। अभी तैयार करें आप लोग सुनना है। नाउ नंबर सी, रीनल मैकेनिज्म ऑफ फास्फेट एक्सक्रीशन। ठीक है, ये क्या होगा, 75 to 80% जो है प्रोक्सिमल में एक्सक्रीट आउट होगी। देखें, रीनल मैकेनिज्म ऑफ फास्फेट एक्सक्रीशन। इसमें क्या होगा, 75 to 80% जो फास्फेट जो फिल्टर आउट होगी जहाँ से, उसका 75 to 80% जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब होगा और ये 2 स्टेप में रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सबसे पहले को ट्रांसपोर्ट होगी किस चीज़ की, सोडियम की फास्फेट के साथ को ट्रांसपोर्ट होगी और ये ल्यूमर से कहाँ आएगी, इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर। फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड से जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, जो लेटर में मैंने यहाँ पे एक है काउंटर ट्रांसपोर्ट चैनल। ठीक है, जो काउंटर ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर फास्फेट की किसी भी एनायन के साथ जो है काउंटर ट्रांसपोर्ट होगी और फास्फेट जो है इंटरसेलुलर फ्लूइड से एग्जिट करेगा और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आएगा। ठीक है, इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और कितनी हो रही है रीअब्जॉर्प्शन, 75 to 80% इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में जो है ना बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो है रीअब्जॉर्ब होती है फास्फेट। लूप ऑफ हेनले स्मॉल अमाउंट, और 10% इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, और इसकी एक्सक्रीशन कितनी होती है, एक्सक्रीशन भी इसकी 10% होती है। इसकी एक्सक्रीशन होती है। ठीक हो गया। रीनल मैकेनिज्म ऑफ फास्फेट एक्सक्रीशन, जितनी जहां से फिल्टर आउट हो रही है उसका 75 to 80% जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। स्मॉल अमाउंट जो है वो लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्ब हो रही है। 10% जो है वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक्सक्रीट आउट कितनी हो रही है, 10%। ठीक हो गया। अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं नंबर सी, विच इज द रीनल मैकेनिज्म ऑफ, सॉरी नंबर डी, रीनल मैकेनिज्म ऑफ मैग्नीशियम एक्सक्रीशन। वन हाफ जो है मैग्नीशियम का किसके अंदर होता है, बोन्स के अंदर, यानी कि 50% जो मैग्नीशियम है ये किसके अंदर होती है, बोन के अंदर। और लेस देन
लेस देन 1% होती है ये किसके अंदर, इन द एक्सेसरी फ्लूइड के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म है ना रीनल एक्सक्रीशन का, जो ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होती है इसकी, मेन की इसकी एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन होती है, वो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है स्टिल। लेकिन थोड़े से फैक्टर्स हैं जो इसकी एक्सक्रीशन को जो है सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1 पे है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैग्नीशियम कंसंट्रेशन। जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैग्नीशियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उस वक्त जो मैग्नीशियम है ये ज़्यादा जो है एक्सक्रीट होती है फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, ठीक हो गया। नंबर 2 पे एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन। नंबर 3 पे हमारे पास है अबाउट 50% जो मैग्नीशियम है ये बोन के अंदर होती है और लेस देन 1% जो है ये एक्सेसरी फ्लूइड के अंदर होती है, ठीक है। और इसका जो थोड़े से फैक्टर हैं जो इसके एक्सक्रीशन को इनहांस करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन से 3 फैक्टर हैं। एक्सेसरी मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, जब एक्सेसरी फ्लूइड में मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उतनी ही ज़्यादा इसकी जो है एक्सक्रीशन होगी, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर एक्सेसरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसके नतीजे में भी जो है जो मैग्नीशियम है इसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी। इसके अलावा अगर एक्सेसरी कैल्शियम इंक्रीज होगा तो उसके नतीजे में भी जो है जो मैग्नीशियम है इसकी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। और इसकी एक्सक्रीशन कितनी है? इसकी एक्सक्रीशन ऑलमोस्ट मैग्नीशियम की 10 to 15% और कार्बोनेटेड ग्लूकोज में जो मैग्नीशियम 25% रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, मैग्नीशियम जो लूप ऑफ हेनले है इसकी जो मैग्नीशियम है इसकी ऑलमोस्ट 65% रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले से। अब एमसीक्यूज बन सकता है कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले से होती है, तो आंसर कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाहिद मॉलिक्यूल है जिसकी लूप ऑफ हेनले से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक हो गया। इसके बाद जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स है यहाँ से होती है लेस देन 5%, मैग्नीशियम लेस देन 5%, और इसकी जो एक्सक्रीशन है वो हो रही है 10 to 15%, ठीक हो गया। तो अभी हमने 4 लाइंस पढ़े हैं, कौन कौन सी? रीनल रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में अब जो कैल्शियम है कितने परसेंट रीअब्जॉर्ब हो रही है? 65%, और कैल्शियम कितनी रीअब्जॉर्ब हो रही है? 65%, ठीक हो गया। और फास्फेट कितनी रीअब्जॉर्ब हो रही है? 75 to 80%, और मैग्नीशियम कितनी रीअब्जॉर्ब हो रही है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में? 25%। और लूप ऑफ हेनले में पोटेशियम और कैल्शियम फिर सेम रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, कितनी? 25 to 30%, 25 to 30%। और लूप ऑफ हेनले में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन किस आयन की हो रही है, किस मॉलिक्यूल की हो रही है? मैग्नीशियम की, ठीक हो गया। और इसका जो फास्फेट है इसकी बहुत ही कम रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। और डिस्टल ट्यूब्यूल्स में फर्दर पोटेशियम की या तो सेक्रेशन होती है या रीअब्जॉर्प्शन होती है डिपेंडिंग ऑन द बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक हो गया। जब मैंने आपको डिटेल बताया है ये प्रिंसिपल सेल्स हैं ये सेक्रेशन करेंगे, और जो इंटीग्रेटेड सेल्स हैं इनमें फर्दर 2 टाइप्स हैं, इंटीग्रेटेड टाइप ए और इंटीग्रेटेड सेल टाइप बी। इंटीग्रेटेड सेल टाइप ए का क्या करेंगे कि इसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे, और इंटीग्रेटेड टाइप सेल बी क्या करेंगे? इसकी सेक्रेशन कराएंगे इनटू द ट्यूब्यूल्स इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया, ठीक हो गया। हाइपरकैलेमिया, इंटीग्रेटेड सेल टाइप बी और प्रिंसिपल सेल जो है ये दोनों हाइपरकैलेमिया में अपना रोल प्ले करेंगे, और हाइपरकैलेमिया में सिर्फ इंटीग्रेटेड सेल टाइप ए अपना रोल प्ले करेगा, ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक फिनिश करते हैं।